लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस और आज हम उसी को यूनिट स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइव करते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। देयर आर द 4 और 5 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट हम लेके चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस का फर्स्ट फैक्टर। हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट एट विच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। वो सब जनरल हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर। और रेट ऑफ रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज स्लो रेट और फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है सभी को? ये जनरल कैटेगरी 2 बनाते हैं इसकी, क्योंकि फास्ट रिएक्शंस क्या होगी, जल्दी कंप्लीट होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है ये देखिए। केमिकल रिएक्शंस होने के लिए जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं होता है, तो ये जो रिएक्टेंट है और यहाँ जो स्टेज आता है प्रोडक्ट आता है। ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी कर्व है, लेकिन जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये कर्व डाउन हो जाती है, मतलब रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो कहता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए सबसे बड़ा रोल जो होता है वो कैटलिस्ट का होता है। ये हम आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे, इस फैक्टर के बारे में। ये फैक्टर्स हमें किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी और उसके बारे में प्रोसीड करता है। ये फैक्टर्स होते हैं किसी भी रिएक्शंस के जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, temperature and catalyst. There are the 4 factors which affect the rate of reactions. We have discussed about this. These are the factors which affecting the rate of reactions. Now, first we will take the concentration. कहता है कि concentration को अगर हम increase कर दें तो क्या होगा? If the concentration of reactant increase, it means 1 ml HCl, 3 ml HCl, 9 ml HCl. When concentration increase, number of solute particle also increase. We have seen that in this there are minimum solute particles as compared to this. तो number of solute particles increase होते हैं और crowding होती है, so the reaction speed जो है वो fast हो जाती है। जितने ज़्यादा particles होंगे उतनी ज़्यादा crowding होगी तो उनमें rate of reaction बढ़ जाता है। तो कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। ये कल हमने पढ़ा था। ये देखिए ये लोअर कंसंट्रेशन है, इट मींस पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, एक दूसरे से दूर दूर पार्टिकल्स है और उनको टकराने में टाइम लगता है, मतलब उनको रिएक्शन करने में टाइम लगता है। व्हेन कंसंट्रेशन इज हाई, कंसंट्रेशन को अगर हम हाई करते हैं देन द मैक्सिमम पार्टिकल्स इन ए फिक्स्ड एरिया, और ज़्यादा पार्टिकल्स उस एरिया के अंदर आ जाते हैं। और पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो उनके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई रहेगा। देयरफॉर इज ए ग्रेटर चांस ऑफ पार्टिकल्स टू कोलाइड। तो हायर कंसंट्रेशन में कोलाइडिंग चांस ज़्यादा होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, क्या कंक्लूजन निकाला हमने? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमें ध्यान रखना होगा। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। लेट्स वी कम टू द सेकंड फैक्टर दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अच्छा, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, लो टेम्परेचर पे पार्टिकल्स देखें दूर दूर होते हैं इस तरह से। वंस ए सब्सटेंस इज हीटेड द पार्टिकल्स मूव मोर क्विकली एंड दे हैव मोर काइनेटिक्स। लो टेम्परेचर पे पार्टिकल्स इस तरह से इनएक्टिव स्टेट में रहेंगे, बट एट हाई टेम्परेचर पार्टिकल्स बिकम एक्टिव। उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक्टिव हो जाती है और वो फास्ट रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखें हम, particles have lesser energy, less frequent and collision, successful collision. Particles have higher energy, more frequent and successful collision. पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी तो कोलिजन का मतलब होता है इनमें टकराव कम होता है। पार्टिकल्स एनर्जी ज्यादा होगी तो इनमें रेट ऑफ कोलिजन ज्यादा होता है। ये जो लाइनें बता रही है ये मतलब है कि बार बार टकरा रहे हैं, वाइब्रेंट हो रहे हैं, ये है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। कंक्लूजन क्या निकला? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of reaction. Concentration or temperature have the both factors.
और इस ग्राफ को हम समझ सकते हैं, इस पूरे ग्राफ को समझ लें। ये देखें, इधर टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, अगर ये तीनों इंक्रीज होते हैं, इधर देखो फैक्टर्स देखें, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, अगर ये इंक्रीज होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर को डाउन करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डाउन होगा। देयर आर द थ्री फैक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, वन इज टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। इसको हम याद रख सकते हैं। पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें तो हमारे पास पार्टिकल साइज जो होते हैं उसके अंदर ध्यान से देखें, इसके अंदर सरफेस एरिया और ये साइज ऑफ पार्टिकल्स है। स्मॉलर रिएक्टेंट पार्टिकल्स प्रोवाइड ए ग्रेटर सरफेस एरिया विच इंक्रीज द चांस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कोलिजन। जितनी छोटी साइज होगी पार्टिकल की उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती चली जाती है तो सरफेस एरिया घटता चला जाता है। जैसे इसके अंदर सरफेस एरिया देखेंगे हम, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़े साइज का पार्टिकल्स है, इसके अंदर सरफेस एरिया ओनली 41% है, लेकिन इसके हमने टुकड़े कर दिए तो और कम हो गया, और टुकड़े कर दिए तो और कम हो गया। कल भी मैंने बताया था, लकड़ी है उसमें जल्दी आग नहीं लगती, लेकिन लकड़ी के टुकड़ों में जल्दी आग लग जाती है। ठीक है, तो जितनी साइज और सरफेस एरिया दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। साइज डिक्रीज होगी, सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। जैसे डिस्प्रिन की टैबलेट होती है, अगर हमारे सर में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली एक पानी में डाल दें, तो पानी में डालने पर उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो जाते हैं। तो साइज जितनी कम होती चली जाएगी उतना ही किसी सब्सटेंस का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस कंसेप्ट को दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। जैसे बड़ी लकड़ी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, मतलब उसकी साइज को कम कर दो, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मोर द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, लार्ज सरफेस एरिया है, ओके, ये इनवर्स रिलेशंस बन रही है हमारे पास। पार्टिकल साइज इज नॉट रिड्यूस्ड, पार्टिकल साइज इज रिड्यूस्ड। यहाँ पार्टिकल साइज हमने रिड्यूस नहीं की, यहाँ पार्टिकल साइज हमने रिड्यूस की। तो यहाँ सरफेस एरिया सिर्फ ये था और यहाँ सरफेस एरिया हर पार्टिकल साइज को छोटा करते गए तो इनका बढ़ गया। इफ द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट इंक्रीज बाय कटिंग द सब्सटेंस इनटू स्मॉल पीसेस बाय ग्रेडिंग, उसको पीस सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उससे हम सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। मोर पार्टिकल्स आर एक्सपोज टू द अदर रिएक्टेंट्स, जितने ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे वो उतना ज़्यादा होगा। अब आता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में आप सभी को क्लियर है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की बात करें तो एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट के अंदर ये साइड होती है एक्टिव साइड और ये होती है सबस्ट्रेट, मतलब कोई भी रिएक्टेंट आके जुड़ता है। तो कैटलिस्ट हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, ये हम लास्ट में टॉपिक आएगा उसमें भी देखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, उसमें फास्ट हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। तो कैटलिस्ट वर्क बाय क्या करते हैं, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट और अल्टरनेटिंग द ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, ये वर्क कैटलिस्ट का होता है। क्या कह सकते हैं, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, हायर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास कैटलिस्ट ने हमें बताया इसके अंदर। तो आज जो पढ़ा था हमने पीछे, उस टॉपिक को मैंने एक एनिमेटेड फॉर्म में, एक वीडियो फॉर्म के अंदर आपके सामने प्रेजेंट किया कंक्लूडेड पॉइंट में, और आप सभी ने उस पॉइंट को अच्छी तरह से बेटा समझा है। लेट्स वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक। इन लास्ट लेक्चर हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर एक टॉपिक दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हम इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। इस टॉपिक को पढ़ेंगे आज हम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है और रेट लॉ क्या कहता है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और फिर इन कंक्लूजन से हमारे पास क्या निकल के आता है उस पॉइंट को हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट। लेट्स वी स्टार्ट। पहले मैं इनके बारे में जनरल डिस्कस कर देता हूँ और फिर इसके बारे में हम डिस्कशन लेके चलेंगे साथ साथ। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है और रेट लॉ क्या कहता है ये देखिए। लॉ ऑफ मास एक्शन क्लासिकल वर्जन है और रेट लॉ इसका एडवांस वर्जन है। सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन आया और फिर उसके अंदर कुछ कमियां थी, उस सुधार को किसने पूरा किया, इसने रेट लॉ ने एक्सप्रेस किया। तो हम सबसे पहले लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। दो साइंटिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहले इस लॉ ऑफ मास एक्शन के कंसेप्ट को अंडरस्टूड किया। लॉ ऑफ मास एक्शन के कंसेप्ट को दिया था उन्होंने, एक कंसेप्ट बताया था और उस कंसेप्ट के व्याप पे सारा आया था। उन्होंने कहा था एक्टिव मास, एक शब्द दिया उन्होंने एक्टिव मास। ये बात आपके बार बार आगे आएगी बेटा। तो एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास होता है मोलर कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट होता है, मोलर कंसंट्रेशन। नाउ मोलर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो C से डिनोट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को, C इज इक्वल टू N अपॉन V। हम लेके चलते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा, उसको मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन V, वेयर W क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट। तो भी हम सोल्यूट लेके चलेंगे। M क्या है? मोलिकुलर मास, दोनों में डिफरेंस, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। एंड V क्या है? वॉल्यूम ऑफ जो भी हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं उसकी वॉल्यूम होती है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो एक्टिव मास होता है वो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और एक्टिव मास ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं। एक्टिव मास को हम किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं? इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब भी कभी होगा तो उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्सप्लेन करेंगे। ब्रैकेट एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके अंदर। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है एक्टिव मास का? एग्जाम्पल ये है अपने पास, जैसे मान लीजिए A प्लस B एरो C और C। इसका अगर हम रेट एक्सप्रेस करें तो रेट इज इक्वल टू K, ये हमारे पास होगा A और इसकी पावर क्या होगी? A। ये हमारे पास होगा B और सॉरी ये B लेके चलेंगे और B की पावर क्या होगी? B। तो ये हमारे पास क्या होता है? रेट एक्सप्रेशन होता है। कभी भी किसी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये जो है इसकी पावर को ऊपर एक्सप्रेस कर देते हैं इस तरह। एक्टिव मास को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये है, ये कंसंट्रेशन है, या इसको आप कह सकते हो इसको मोलर कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हो इसको मोलर कंसंट्रेशन कह सकते हो, और या इसको क्या कह सकते हो? एक्टिव मास। ये जो ऊपर लगा हुआ है, ये जो वैल्यू आगे रखी होती है इस तरह से वैल्यू, इस वैल्यू को क्या कहते हैं? इस वैल्यू को कहते हैं स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब कोई हमसे पूछे लॉ ऑफ मास एक्शन को आप लोग डिफाइन कैसे करोगे? हाउ यू कैन डिफाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन? तो बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करने का सबसे सिंपल तरीका क्या था कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन टर्म होती है इनके ऊपर, या जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स होती है इनके ऊपर जो पावर एक्सप्रेस की जाती है वो, और जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? पावर
एक्सप्रेस ऑन एक्टिव मास, जो एक्टिव मास है उसके ऊपर, या फिर और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन हो या उसका एक्टिव मास हो, उसके ऊपर जो पावर एक्सप्रेस है इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर होती है, स्टीकियोमेट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट इसके बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक एग्जाम्पल और लेना चाहें इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कहता है कि हमारे पास नाइट्रोजन है और 3 मोलिक्यूल हाइड्रोजन है एंड दे विल रिएक्ट टू फॉर्म 2NH3 अमोनिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम रेट एक्सप्रेस करें इस रिएक्शन का, तो रेट इज इक्वल टू के N2, इसके आगे 1 है तो इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 1, 3 हो जाएगा, H2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, इसके आगे स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसके आगे स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, इसकी पावर 1 होगी और इसकी पावर क्या होगी 3 होगी। इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रेट। ये बात हमने किसने बताई, ये बताया हमें लॉ ऑफ मास एक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है रेट लॉ। रेट लॉ हमें क्या बताता है, रेट लॉ कहता है कि हमने ये इक्वेशन है, लेट अस कंसीडर रेट लॉ के अकॉर्डिंग, लेट अस कंसीडर ए प्लस बी, तो ये हमारे पास कोई रिएक्शन है सी, कहता है इसका रेट एक्सप्रेस करेंगे, तो रेट एक्सप्रेस करते हैं तो के ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा, वेयर ए इक्वल टू अल्फा और ए नॉट इक्वल टू अल्फा, बी इक्वल टू बीटा और बी नॉट इक्वल टू बीटा। मतलब इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये और इसके ऊपर जो पावर है ये दोनों के दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसने मेन जो कंसेप्ट बताया उसका ये था, ये जो पावर एक्सप्रेस की जाती है, ये ऊपर जो पावर एक्सप्रेस की जाती है, इट कैन बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली, इट कैन डिटरमाइन प्रैक्टिकली, या इट डिटरमाइन प्रैक्टिकली, इसको हम प्रैक्टिकली ही डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल के अलावा डिटर्मिनेशन का कोई फॉर्मूला हमारे पास इसके अंदर नहीं है, तो हम सोचे कि वैसे हम बता दें वो फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो इट डिटरमाइन प्रैक्टिकली, ठीक है। अब देखो नाउ, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे नाउ, रेट या अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर एक्सप्रेस फॉर्म, पावर एक्सप्रेस फॉर्म मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है उसके ऊपर जो पावर एक्सप्रेस करते हैं, विच मे और मे नॉट इक्वल टू स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, इट कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली, कहता है इसको हम प्रैक्टिकली ही कैलकुलेट करके
रख सकते हैं, वैसे कैलकुलेशंस नहीं होंगे। दैट इज द रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या अंतर है? स्टीक्योमेट्री को स्टीक्युलेंट बोलता है, तो ये स्टीक्युलेंट नहीं बोलता। अभी हम इसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स करेंगे, और जो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे पास एक्सप्लेन करेंगे, और पता भी लगेगा हमें कि एक्चुअल में ऐसा है भी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। रेट कांस्टेंट को अगर हम लेके चलें, तो रेट कांस्टेंट में क्या होता है ये देखो। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमारे पास ये इक्वेशन है। तो हमारे पास रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट फाइंड आउट किया हमने, कि ए टू द पावर अल्फा और बी टू द पावर बीटा, ये हो गया। इफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 1 और ए एंड बी आल्सो इक्वल टू 1, तो हमारे पास रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू, रेट हमारे पास क्या होगा? मतलब क्या हुआ? रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है। कब? जो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन और जो पावर एक्सप्रेस है वो क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए। तो नाउ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है। कब? व्हेन मोलर कंसंट्रेशन एंड पावर एक्सप्रेस, पावर एक्सप्रेस इज यूनिटी। कहता है जो मोलर कंसंट्रेशन और उसके ऊपर जो पावर एक्सप्रेस की जाती है वो कितनी हो? यूनिटी हो, एक हो, उस टाइम पे वो उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या उसकी खास बात होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले रेट कांस्टेंट क्या करता है कि किसी भी रिएक्शन का मेजर होता है, उसके बारे में बताता है वो रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी। तो रेट कांस्टेंट इज मेजर ऑफ ए रिएक्शन, मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन का जो रेट होता है उसका क्या होता है? मेजरमेंट होता है। ग्रेटर द वैल्यू, या ये कह सकते हैं, इसको यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्लियर है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ कांस्टेंट जो है वो भी हमारे पास बढ़ जाता है। रेट कांस्टेंट वेरीज विद टेम्परेचर, इट आल्सो चेंज विद टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। कैटलिस्ट होता है या टेम्परेचर होता है, उसके साथ ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रेट कांस्टेंट के ऊपर भी उसका फर्क पड़ेगा। क्या होगा ये हम अगली सिचुएशन में देखेंगे। थर्ड फैक्टर क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड नहीं करता? इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होता है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाओ घटाओ उसका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसकी जो यूनिट होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट वेरीज विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ, there are the four factors और which determine the या which explain the rate constant। ये हमने पढ़ा रेट कांस्टेंट, उसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, there are the four characteristics। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कर रहे हैं और इसके अंदर हम बता चुके हैं कि भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ पावर होती है जो रेट लॉ में एक्सप्रेस करते हैं, उसके एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का हमने एग्जांपल लिया, तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड एक एग्जांपल और लेते हैं, अमोनिया का लेते हैं 2NH3 और लाइट के प्रेजेंस में मतलब प्लेटिनम सरफेस कैटलिस्ट अगर हमने रखा तो हमारे पास नाइट्रोजन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअल में इसका जो रेट आएगा हमारे पास, रेट इक्वल टू क्या होता है, KNH3 का जीरो, ये होता है। देखने पे इसके आगे 2 लगता है, लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली निकालते हैं तो जीरो आता है इसका, तो ये ध्यान रखना होगा। थर्ड हमारे पास होता है आयोडाइड 2HI, और हम गोल्ड लेके चलते हैं इसमें, गोल्ड सरफेस, तो हमारे पास H2 + I2 फॉर्मेशन करता है। तो हमारे पास क्या होगा इसका रेट, रेट होगा HI पावर 0 KHI की पावर। ये भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, तो देख के पता नहीं लगता, प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर के बाद हम फिर फर्स्ट ऑर्डर पे चलेंगे, सेकंड ऑर्डर पे, थर्ड पे, तो इस तरह से हम सभी को करके देखेंगे। एक बच्चे पूछ रही है, अंकित तो बच्चा पूछ रहा है कि सम ऑफ पावर के बाद क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए सम ऑफ पावर ऑन मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलर कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस इन रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म है वो एक्सप्रेस की जाती है, वो पावर